हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन। और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए बिकॉज अभी आपके पास टाइम है। आप अगर आगे जा कर के नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, डॉक्टर एंट्रेंस टेस्ट या किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सीयूसीटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो वीडियो है ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बलबूते पे बनाई है। क्या क्या मैंने पिछले कुछ सालों से, जब मैंने एमपीपीएससी सेट क्वालिफाई किया, जब मैंने दिसंबर 2019 में नेट क्वालिफाई किया और अब भी जब मैं जेआरएफ की तैयारी कर रहा हूँ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम सब फेस करते हैं। तो उन प्रॉब्लम्स के को ध्यान में रखते हुए कैसे मैंने उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढा, कैसे मैंने उनको ओवरकम किया, कैसे मैंने अपनी स्ट्रेंथ को इन्हांस किया, तो इन सब के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और आपको अगर इस वीडियो को लाइक नहीं करना तो आप मत करिए, पर आप इसको फॉलो ज़रूर करिएगा बिकॉज मैंने ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, ये मैंने आजमाए हुए हैं और आप जब इसको सुनोगे, आप जब इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सो बिफोर मूविंग अहेड, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे अपडेट्स मिलते रहें। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं अपने मेन कंटेंट के ऊपर। मैं एक एक करके आपको 10 पॉइंट्स बताऊँगा और आपको ध्यान से इसको सुनना है। सबसे पहली चीज़, आप जब भी तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि सिर्फ एमसीक्यू के बलबूते पे चले जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, ये बहुत गलत आदत है बिकॉज आपको नहीं पता कि वो एमसीक्यू जो दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, वो डायरेक्टली आने वाले हैं, है ना। ऐसे कोई गारंटी नहीं है, ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है। और भी बहुत सारे नए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो बेटर है टू बी ऑन अ सेफ साइड, आप कॉन्सेप्ट की अच्छी तरीके से तैयारी करो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू लगाने से कुछ नहीं होगा। आप को जो स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, आप कोई बुक रेफ़र कर सकते हो, आप कोई अन अकेडमी का जो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, नवदीप मैम की वीडियोस को रेफ़र कर सकते हो। तो आप इन सब चीज़ों को आप फॉलो करिए और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करिए और उसके बाद आप एमसीक्यू देंगे तो आपको एक बेनिफिट और आपको एक फेवरेबल जो है रिजल्ट नज़र आएगा। सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के बेसिस पे आपने कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की कोई बुक परचेज कर ली, उसको अच्छी तरीके से लगा लिए 2 बार और आप देने चले गए, कोई गारंटी नहीं है कि वही एमसीक्यू आने वाले हैं। ठीक है, तो आप एमसीक्यू की तैयारी तो करिए करिए, पर एमसीक्यू की अच्छी तरीके से तैयारी करने के लिए आप पहले कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करिए। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपके ऑटोमेटिकली एमसीक्यू जो है आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और आगे जा करके कोई भी क्वेश्चन अगर आता है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अपने कॉन्सेप्ट की आपको क्लैरिटी रखनी है, जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो, चाहे कॉमर्स, चाहे मैनेजमेंट, चाहे पॉलिटिकल साइंस, चाहे इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट। नेक्स्ट, रिवाइज मोर एंड मोर। ठीक है, अगर आपका सपोज़ कोर्स कंप्लीट हो गया है तो उसको आप कोशिश करो कि एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम कोई गाड़ी ख़रीदते हैं, हमारे पास हम 2 महीने बाद या हर 3 महीने बाद या हर 5 महीने बाद उसकी सर्विसिंग कराते हैं। क्यों? ऐसे ही वो इसलिए कराते हैं जिससे हमारी जो गाड़ी है वो एक, है ना, चलती फिरती पोजीशन में बनी रहे। इसीलिए रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप सपोज़ एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले आपको लग रहा है कि ये कोई नया टॉपिक है, या एग्ज़ाम से 1 डे बिफोर आपको लग रहा है कि एक नया टॉपिक आ चुका है और मैं इस नए टॉपिक को पढ़ने लग जाता हूँ। बहुत सारे जो हैं फ्रेंड्स के साथ जब आप कम्युनिकेट करते हो तो बोलते हैं अरे तूने ये चीज़ नहीं पढ़ी, तुमने वो चीज़ नहीं पढ़ी। तो अपन जो पहले अपन ने पढ़ा होता है उन सबको अपन छोड़ करके वो नए कॉन्सेप्ट की तरफ चले जाते हैं, तो ये बहुत ही गलत आदत है। आपने जो पढ़ लिया है उसको आप एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली उसको रिवाइज़ करिए, रिविज़न करिए, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे वो कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, और अगर आप सपोज़ आप अनअकैडमी पे हैं तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप वीडियोस को बार बार देख सकते हैं 1.5 या 1.25 की स्पीड पे, और जो पीडीएफ है उसको रीड कर सकते हैं, एमसीक्यू जो है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपको टाइमली बेसिस पे करते रहना है ना। अगर ऐसा नहीं कि अब कंप्लीट हो चुका है तो चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, आप उस जो हो चुका है उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। रिविजन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर रिविजन आप करते रहेंगे तो आपका जो है, आप जो चीज़ भूल चुके हो वो भी आपको याद हो जाएगी और वो पक्की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डोंट हरी। डोंट हरी मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है और ये मेरे साथ बहुत होता है कि जब भी अपने पास कोई क्वेश्चन आता है सामने, जल्दीबाजी करके बिना सारे ऑप्शंस पढ़े हुए अपन फटाफट उसको मार्क कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वो बहुत सारे उसके रीज़न हो सकते हैं कि अपन अगर सिर्फ अपन इसकी बात ना करें अनअकैडमी की, अगर यहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अपन सोचते हैं यार बहुत टाइम लग जाएगा यार, फटाफट फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो रीडिंग स्किल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक ही बार रीड करो, पूरी तरीके से रीड करो, अच्छी तरीके से रीड करो, जिसे बार बार उससे रीड करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो हरी बिल्कुल नहीं करनी है आपको, सारे ऑप्शंस को पढ़ो, सभ्यता के साथ पढ़ो, धैर्य के साथ पढ़ो, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट जो है वो आपको जो है सही मार्क्स दिलवा सकता है। तो आपको बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपको सही आंसर
लाना है, ना कि आपको गलत आंसर की तरफ अपना मार्क करना है। तो बिल्कुल जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इतना ध्यान से भी नहीं पढ़ना आपको कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन होता है, आपको लग रहा है कि यार इसमें टाइम की ज़रूरत है, जैसे जनरली डाटा इंटरप्रिटेशन, अगर मैं JRF नेट की बात करूँ, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, या PhD एंट्रेंस एग्जाम में अगर मैं बात करूँ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो आप उसको छोड़ दो, है ना, आप उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दो और थ्योरेटिकल पार्ट को आप पहले करो, जिससे आपको जो है उसको आराम से, क्योंकि अगर अपन उस पर फोकस करते रहते हैं वो आंसर भी नहीं आता और अपन एकदम से प्रेशराइज हो जाते हैं, और इतने ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं कि आगे के जो क्वेश्चन होते हैं वो अपने से गलत होने लग जाते हैं, बिकॉज अपन प्रेशराइज हो गया यार जल्दी करना है, जल्दी करना है, जल्दी करना है। उस जल्दी जल्दी के चक्कर में अपन क्वेश्चन ढंग से रीड नहीं कर पाते हैं। तो आपको लग रहा है क्वेश्चन को देख करके यार इसमें टाइम लगेगा, उसको छोड़ करके आप आगे बढ़ो। आजकल तो ऑनलाइन है, तो आपके पास मार्क हो जाता है वो क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन रेड कलर से मार्क है मतलब ये नहीं हुआ, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे स्विच कर सकते हो। तो हरी बिल्कुल नहीं करनी है आपको, धैर्य के साथ आपको काम लेना है और अच्छी तरीके से उसको पढ़ना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है वो अक्सर ये होता है कि अपन कोई क्वेश्चन देख रहे हैं, उस क्वेश्चन सपोज अपन तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, और मैंने ये वीडियो इसलिए अभी बनाया बिकॉज अपने पास अभी टाइम है, अपन पढ़ सकते हैं। अपन ने कोई क्वेश्चन देखा, अपन ने बोला यार ये आंसर हो सकता है, मार्क किया अपन ने, और जो है आंसर आ गया। यहाँ पे आपको आवाज़ नज़र आ रही होगी, बहुत ज़्यादा यहाँ बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है। तो मैं आपको बता रहा था कि वाई नॉट दिस का मतलब यहाँ पे ये है कि अपन ने अपने पास कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अपन को लग रहा है कि यार ये 4th वाला है, ये ऑप्शन हो सकता है, अपन ने D प्रेस किया और वही आंसर निकला। अब अपन बिल्कुल चाहते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पे आपकी जो है प्रोबेबिलिटी थी, यहाँ श्योरिटी तो नहीं थी ना, आपने एकदम से तुक्का लगाया है, वो तुक्का सही हो गया, ठीक है। तो आपको ये कोशिश करना है कि जब आपका वो तुक्का सही हो तो आप ये भी देखो कि हाँ ये क्वेश्चन ये बोल रहा था, ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन ये बोल रहा था तो बाकी जो 3 ऑप्शन जो गलत हैं वो क्यों गलत हैं। देखो आपको पता होना चाहिए कि जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उसके ऑप्शन से ही एक नया क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ अप्रोच आपको ये नहीं रखने की यार 4th आंसर है, 4th ठीक है, ठीक है। कल को बाद जब नेक्स्ट आपका एग्जाम होगा ना, उस पर वो अपने आपके वर्ड्स जो है, जो उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो वर्ड्स यूज़ किए उसको चेंज कर देगा, तो आपके लिए सब कुछ नया नया लगेगा, फिर आप वहाँ पे गलत कर बैठोगे, ठीक है। तो आप सारे ऑप्शंस को ये भी देखो कि वो गलत, जो बाकी 3 ऑप्शन रिजेक्ट हुए हैं वो गलत क्यों हैं, ठीक है। ये अप्रोच अगर आप रखोगे तो आगे जा करके कुछ भी हो जाए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, वर्ड्स चेंज हो जाए, ऊपर नीचे कर दे, आप उसको सही तरीके से सॉल्व कर दोगे। नेक्स्ट, अवॉइड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ये मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड से लिया है। एक दूसरे को कंपेयर करना बंद कर दो। आपको नहीं पता कि जो इंसान से आप कंपेयर कर रहे हो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या थी और आपकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। ये एंटी का काम है नॉर्म रेफरेंस करना, जिसके बेसिस पे वो परसेंटाइल देता है, वो उसी पे छोड़ दो आप। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, अगर आप किसी को कंपेयर कर रहे हो, वैसे तो कंपेयर करना बिल्कुल ठीक नहीं है, और अगर आप कंपेयर कर रहे हो अपने आप को उससे तो इंस्पायर हो उससे, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो, है ना। और ना कि आप उससे जेलेसी और एक तरीके से आप इतना ज़्यादा आपको वो हो जाए कि यार मुझे इसको गलत सहारा मत लो आप, मैं ये कहना चाहता हूँ, है ना, कि सिर्फ मार्क्स पाने में, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि शॉर्ट टर्म आपको प्लेजर नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, आपको लॉन्ग टर्म प्लेजर मिलना चाहिए। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट मतलब ये है कि अगर आप किसी को अपने आप से पहली बात तो कंपेयर कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ बिल्कुल आपको कंपेयर नहीं करनी है, बिकॉज आपको नहीं पता ये चीज़ कि वो किस हार्डशिप से गुजरा है, वो कितने टाइम से प्रिपेयर कर रहा है और आप कितने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो। तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी सही नहीं है ना, कंपैरिजन इज़ नॉट गुड। यहाँ पे जो कंपैरिजन होगा वो वैलिड भी नहीं होगा, ठीक है। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट मतलब ये है कि स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स, और उस बेसिस पे कई बार लोग कंपेयर होकर के ह्यूमिलिएट करने लगते हैं, मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे तो कुछ नहीं आता, बस अपने मन में ये धारणा बनाने लग जाते हैं। क्या आपने उससे बात की, क्या आपने उससे पूछा कि आप प्रिपरेशन कब से कर रहे हो? तो बेटर है आप सेल्फ गोल बनाओ, अपने आप को अपने आप से कंपेयर करो, ना कि दूसरों से कंपेयर करो, बिकॉज आपकी जो लाइन है और उसकी जो लाइन है, या आप जिस तरीके से वो प्रिपरेशन कर रहा है और आप जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो, वो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। आप सामने वाले से इंस्पायर हो कि वो कैसे तैयारी कर रहा है, ना करके उसकी प्रोग्रेस को देख करके आप अपने आप को नीचा दिखाओ, ह्यूमिलिएट करो कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। ऐसी अप्रोच आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है, ठीक है। तो ये मैंने 5 पॉइंट आपको बताए। अब चलते हैं नेक्स्ट 5 पॉइंट्स पे। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अपने मिस्टेक से सीखो। आप समझ में आ रहा है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है, यार ये क्यों गलती थी, गलती हो गई, ठीक है, क्यों गलती हुई है, ये क्यों अगर वर्ड आपके अंदर आ जाएगा और इस क्यों का अगर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट टाइम अगर वो क्वेश्चन आता है या कैसा भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। अपनी गलतियों से अगर आप सीखोगे, और जितनी गलतियाँ करनी है मैं कहता हूँ ना, आप यहीं पर कर दो। जैसे आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में हो या कुछ भी कर रहे हो, आप स्पेशल क्लासेस ले रहे हो, जितनी गलतियाँ करनी है आप यहाँ पर करो। पर एग्ज़ाम में आपको पता है वो एक गलती जो है वो 6 महीने का इंतज़ार और वापस से तैयारी, मतलब सोच कर भी इंसान डर जाता है, ठीक है। तो आप मिस्टेक्स अगर यहाँ कर रहे हो तो यहाँ पे बिल्कुल आप करो। आप
आपके मार्क्स कम हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, होने दो, पर आप डेफिनेटली ये प्रण के साथ आगे बढ़ो कि आगे जा कर के मेरा जो है मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, मैं इम्प्रूव करूँगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ बिकॉज मैं बहुत इशू फेस करता था इशू को। एक्चुअली में क्या है कि जैसे कि हमारे और भी बहुत सारे रोल होते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो आई एम ए असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल, वो उनमें भी मुझे कॉलेज में भी मुझे जूम के द्वारा लेक्चर्स देने पड़ते हैं। मैं आपको पता है कि मैं क्लासेस भी लेता हूँ नवदीप मैम की, इसके अलावा मैं वीडियो भी बनाता हूँ, इसके बाद मैं सेल्फ स्टडी भी करता हूँ। इसके अलावा मैं मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ऐसे आप लोग भी बहुत सारे होंगे, खासकर तो सैल्यूट टू दी विमेन जो कि हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है, वो और उनके बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को भी देख रही हैं और घर का भी काम कर रही हैं और सब कुछ कर रही हैं। मेरा तो एग्जाम्पल कुछ है ही नहीं उनके सामने, और स्टिल वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो टाइम मैनेजमेंट आप करो, कैसे आप टाइम मैनेज करना है कि आप यहाँ से भी आप कर लो और वहाँ से भी अच्छी तरीके से आपका लेक्चर भी डिलीवर हो जाए कॉलेज में, आप पढ़ भी अच्छा लो, आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएँ, आप वीडियोज़ भी बना लो, आप घर के लिए भी टाइम निकालो। सब चीज़ के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये अगर आप कर लोगे तो डेफिनेटली आगे जा कर के आप बहुत ही अच्छी तरीके से सक्सीड होने वाले। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइम मैनेजमेंट के बेसिस पे आप आगे जा करके किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ये भी आप एक जो है टाइम फिक्स करो कि क्या टाइम टेबल होना चाहिए, कितने पार्ट में मुझे क्या क्या चीज़ कंप्लीट कर लेनी है। नेक्स्ट, मेडिटेशन। ये मैं एक पॉइंट लेके आया हूँ जो कि मैं तो फॉलो करता हूँ, बहुत टाइम से तो फॉलो नहीं कर रहा, खैर मैं कुछ टाइम पे कर रहा था मैं, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हमारे पास बहुत अजीब अजीब से थॉट्स आने लग जाते हैं, कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कभी इधर उधर अपने को ध्यान चला जाता है, ये सब चीज़ें। तो इसके लिए आप मेडिटेशन करो, और अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट भगवान की आप पूजा करो, आप माला कर सकते हो, माला जप सकते हो 108। ये आपको लग रहा होगा बहुत धार्मिक, पर ये आपको इंटरनल आपको शांति देगा, क्योंकि अगर इंटरनल आप परेशान होना तो वो बाहर दिखेगा आपका, आपके आंसर गलत होंगे, आप परेशान रहोगे, आप डिप्रेस रहोगे, ठीक है। तो आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन के लिए बहुत सारी ऐप्स भी हैं, जैसे काम है, इसको मैं फॉलो करता हूँ। रिलैक्स मेलोडीज़ करके एक ऐप है, इसको मैं फॉलो करता हूँ। उसमें बारिश की और चिड़िया की और इन सब की आवाज़ आती है, जिसको जो मुझे सुकून पहुँचाती है। मेडिटेशन से मैं कंसंट्रेशन अपनी फास्ट कर लेता हूँ। और अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हो, आपकी आदत नहीं है, तो आप एटलीस्ट भगवान की तो कर सकते हो। आप माला कर सकते हो, माला जप सकते हो, भगवान का नाम 108 भगवान का नाम ले सकते हो, आप कोई भजन कर सकते हो, आप पूजा कर सकते हो, जिससे आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो और आपका जो अंतर मन है वो खुश हो, और अंतर मन जो है वो क्लियर हो, और आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज़ हो। नेक्स्ट, टेक प्रॉपर स्लीप। ये तो बहुत मेरे साथ बहुत फेस होता था जब मैं अपनी MPPSC सेट की तैयारी कर रहा था। 12 बजे सोया, 3 बजे उठ गया, ठीक है, या 3 बजे उठ गया, मैं क्लियर हो जाऊँगा, मेरा सेट क्लियर है, और 3 बजे किताब खोल करके बैठे बैठे सो रहा हूँ मैं, और होश में आ रहा हूँ मैं 6 बजे। ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा है? आप अपने आप को तो संतुष्टि मिल रही है कि आप 3 घंटे सिर्फ सोए हो, और आपने देखो 3 बजे उठ करके, 12 बजे सो करके 3 बजे उठ करके आप पढ़ाई कर रहे हो, पर क्या उसका वो प्रोडक्टिव हो पा रही है? इससे बेटर सो ही जाते हैं आप। ऐसे आधा सो पढ़ भी नहीं पा रहे हो, कुछ दिमाग में भी नहीं घुसा है, और सो भी नहीं पा रहे हो, मतलब बहुत अजीब सी सिचुएशन है ये। तो अच्छी तरीके से स्लीप लो। मैं तो स्लीप से अपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करता भी हूँ, मैंने कुछ लोगों को देखा बहुत अच्छी तरीके से वो उस चीज़ को कर लेते हैं, पर मुझे 6 आवर्स की स्लीप तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 6 आवर्स के बाद मैं अपने आप को रिफ़्रेश फील करता हूँ, मैं कॉन्सनट्रेट कर पाता हूँ, मैं अपनी ड्यूटीज़ अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाता हूँ। नहीं तो मैं भूलने लगता हूँ, मेरे से गलतियाँ होने लग जाती हैं, या मैं बहुत है ना इरिटेटिंग फील करता हूँ। तो स्लीप इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो आपको लेनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोकस ऑन क्वालिटी बट नॉट ऑन क्वांटिटी। आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, या आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको जो ना कोशिश करनी है कि आप क्वालिटी भी बिलीव करो, कि आधे घंटे में आप कितना पढ़ लेते हो। किताब खुली हुई है, हम भैया डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम पता नहीं किन किन ख्वाबों में खो चुके हैं, हमको खुद भी नहीं पता। हम बैठे बैठे शिमला, और बैठे बैठे हम कनाडा, और पता नहीं कहाँ कहाँ घूम आए हैं, ठीक है। ये पास्ट मेमोरीज भी हो सकती हैं, और आपके फ्यूचर प्लान्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आपका। तो आप कोशिश करो कि आप एक टाइम बाउंड करो, है ना। मैं खुद इस पर मेहनत कर रहा हूँ, कि मेरी भी आदत रहती है, मैं डे ड्रीमिंग करने लग जाता हूँ, पर मैं कोशिश करता हूँ अब कि नहीं, मेरे पास ये टाइम है, आधा घंटा मुझे 10 क्वेश्चन निपटाने हैं, 15 क्वेश्चन निपटाने हैं। इस तरीके से आप करो, तो उससे अगर आप करोगे तो आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, है ना। ऐसे नहीं क्वांटिटी की, यार चलो मैं 3 घंटे पढ़ चुका हूँ, 3 घंटे में भैया आपने क्या पढ़ा? 3 घंटे में सिर्फ मैंने 10 MCQ सॉल्व किए हैं, है ना। सुनकर ही हंसी आ रही है। तो क्वालिटी में अगर आप बिलीव करोगे तो आगे जा करके आप कम समय में अच्छा प्रोडक्टिव वर्क कर पाओगे। तो यही थे मेरे 4 पॉइंट्स जो मैंने आपके लिए लिखे थे, और आई होप आप इसको फॉलो ज़रूर करना। आप क्योंकि आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ठीक है। और इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स के लिए
चाहे वो जो लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आगे जा कर के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट डिस्कस करने वाला हूँ, है ना, जिसमें मैं आप लोग को क्वेश्चंस लेके आऊँगा, उसका मैं आपको सॉल्यूशंस बताऊँगा, करेक्ट ऑप्शन क्या है वो बताऊँगा, और साथ ही साथ वो करेक्ट ऑप्शन क्यों है, उसके पीछे अगर कोई थ्योरी भी है ना, क्योंकि मैंने इससे पहले भी जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताए हैं उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर नहीं बताता, कुछ नया कॉन्सेप्ट भी उनको सीखने को मिलता है। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट के अपकमिंग वीडियोज़ में। आप इसको देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, जिससे जो लोग पेपर 1, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो डीईटी करवाता है, जो वो एनटीए करवाता है, तो आपको पता चलेगा अगर आप उसको सॉल्व करोगे कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, चाहे आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी की पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है वो जो नॉलेज हमको पेपर 1 में जेआरएफ नेट में काम आ जाए, या फिर आगे जा करके किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में काम आ जाए। तो दिस वाज माय वीडियो फॉर यू, सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, हैव अ वेरी नाइस डे अहेड, और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।